Hello and welcome to learning session. Today we are going to do question for your chapter number 6 in KYC. And before we get into the questions, आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं हमारे लर्निंग सेशन IIBF एग्जाम के ऊपर. कोर्स के अंदर आपको फुल कंटेंट करवाया जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. सिर्फ इसी कोर्स के नहीं, आप बहुत सारे बाकी कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं. तो आप ये ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए. इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. और आप आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर आपको केवाईसी के कोर्स को अच्छे से स्टडी करना है तो आप ये कोर्स को परचेज भी कर सकते हो और उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी. एंड काफ़ी सारे कूपन्स वगैरह भी चलते रहते हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन इंडिया. तो अ, हमने जब मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट रेगुलेशंस पढ़ने स्टार्ट किए तो हमने ग्लोबली देखे क्या फ्रेमवर्क है, फिर हमने देखे कि कुछ मेजर कंट्रीज में क्या क्या फ्रेमवर्क है, एंड उसी के पार्ट में हमने देखा था कि इंडिया में भी कौन से देन हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था कि इंडिया के अंदर क्या लेजिस्लेशन है रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, तो इंडिया में मेन एक्ट कौन सा है जो इस चीज़ के साथ डील करता है? दैट इज़ योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. और ये एक्ट का मेन फीचर क्या था कि ये एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब सिर्फ बैंक के ऊपर नहीं बट रिलेटेड अदर सेक्टर्स को भी ये क्या करता है, साथ में रेगुलेट करके चलता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट. ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बनाने का प्राइमरी रीजन हमारा क्या था, ये हमसे पूछा है. ऑप्शंस क्या बोले उन्होंने? टू अलाइन इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क विद FATF. FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गाइडलाइंस एंड UN रेजोल्यूशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग. तो FATF की गाइडलाइन क्या बोलती है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करना होगा. और यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन आया था सबसे पहले, उसमें भी उन्होंने क्या बोला था कि वियना कन्वेंशन में कि आपको क्रिमिनलाइज करना होगा. एंड उसी का जब इंडिया पार्ट बना था तो इंडिया ने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लेकर आए. तो दिस वॉज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन इंडिया. नेक्स्ट क्या है? टू रेगुलेट बैंकिंग ऑपरेशन एंड इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेशन पॉलिसी. नो, बैंकिंग ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना ही हमारा मेन क्या था, पर्पस था. ना ही हमारा कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके कुछ पर्पस था, ना ही हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड था. इट वॉज ऑप्शन नंबर ए. ओके, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ FIU इंडिया. तो FIU इंडिया का रोल क्या है हमें ये बताना है. ओके, तो क्या रोल है? सबसे पहले FIU इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस. तो आपने अगर चैप्टर का अच्छे से सुना हो लेक्चर, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए उन्होंने PMLA के अंदर क्या किया हुआ है, स्पेशल कोर्ट्स बनाए हुए हैं ताकि इजीली हम क्या कर सकें, उन चीज़ों को प्रोसिक्यूट कर सके, हमारा जो है फास्ट पेस पे हमारा प्रोसीडिंग्स हो सके. तो इसका मतलब अगर केसेस वो डील करें तो FIU इंडिया तो नहीं करता. और FIU इंडिया का रोल क्या है? मेनली कलेक्टिंग, एनालाइजिंग and disseminating what financial information regarding the suspicious transaction. Okay, तो क्या एक्ट करता है एज अ सेंट्रल एजेंसी. देन ऑप्शन 2 इज, तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग FIU का रोल क्या हो गया, दैट इट इज अ सेंट्रल एजेंसी फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू सस्पिशियस ट्रांजेक्शन. तो दिस इज द पर्पज. ओके, ना कि बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेट करना, ना ही कोई फाइन एंड पेनल्टी को इम्पोज करना. ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? हाउ हैज द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इवॉल्व ड्यूरिंग द अमेंडमेंट्स टू PMLA. तो PMLA के अंदर अमेंडमेंट्स आने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में क्या चेंज आया, हमें फटाफट से टॉपिक रिवाइज करते हैं तो आपको आंसर याद आ जाएगा. ठीक है, PMLA में डेफिनेशन क्या दी हुई थी पहले मनी लॉन्ड्रिंग की? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग व्हाट, इलीगल मनी इनटू क्लीन मनी, है ना, ये था.
फिर उन्होंने क्या बोला कि हमने डेफिनेशन को क्या कर दिया, वाइड कर दिया, उसका स्कोप इंक्रीज कर दिया। उसमें फिर उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था, दैट इफ यू आर इन पोजेशन, रिमेंबर, आपके पास अगर पोजेशन है मनी क्राइम प्रोसीड की, या आपने एक्विजिशन की है क्राइम प्रोसीड की, या आपने क्या की है, कंसीलमेंट की है, या आपने क्या करा है, उन चीज़ों को यूज़ करा है, अगर ये चारों चीज़ें भी करी हैं तब भी क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाता है, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ों का मीनिंग मैंने डिटेल में लेक्चर में करवाया था, तो आपको याद आ जाएगा वहां से। तो डेफिनेशन हमने याद है कि ये इन्होंने एक्सपेंड करी थी, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सही क्या हो गया, हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट नाउ इंक्लूड कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। ओके, तो बाकी ऑप्शन तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वी नो द राइट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following entity is not classified as reporting entity under prevention of money laundering act। तो एक चीज याद करो, हमने मनी लॉन्ड्रिंग में क्या बोला, पीएमएलए में सिर्फ बैंक के ऊपर नहीं आए, ठीक है, राइट। सबसे पहले तो किन किन को रिपोर्ट करना जरूरी था, बैंक्स को करना जरूरी है, और भी अगर कोई एनबीएफसीज है उनको भी करना जरूरी है, राइट। देन हमने क्या बोला, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में हो, या अगर आप क्या कर रहे हो, रियल एस्टेट में हो, या फिर आप किस चीज में हो, आप ब्रोकर हो, है ना। तो हमने बहुत सारे पढ़े थे कि किन किन को रिपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सी एंटिटी ऐसी है जिसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज बैंक, बैंक के लिए जरूरी था। नंबर 2 रियल एस्टेट, यस इट वाज इंपॉर्टेंट, एंड डीलर इन प्रेशियस मेटल, गोल्ड डायमंड वगैरह के लिए जरूरी है। देन स्टॉक एक्सचेंज एंड पेंशन फंड भी हमने पढ़ लिया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नहीं था उसमें, राइट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बोला कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सी क्या हो जाता है करेक्ट, कि ये इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद एएमएल ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए। तो पीएमएलए के अंदर जो हमारी नॉन कंप्लायंस थी, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि आपका फाइन जो हो सकता है वो क्या होगा, फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख पर फेलियर। ये लिमिट किसके लिए है, दिस इज फॉर बैंक। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते पाए जाते हो तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, फाइन के ऊपर क्या है, देर इज नो मैक्सिमम लिमिट अगर आप क्या हो, गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। बट अगर बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, आपका कंप्लायंस नहीं करते, तो पर फेलियर मीन्स हर एक फेलियर, हर एक वायलेशन के ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा, 10,000 टू 1 लाख तक का फाइन जो है देना पड़ेगा। एंड अगर ज़्यादा फेलियर होते हैं तो फिर पेनल्टीज जो है ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर उनको रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर लग सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, अंडर पीएमएलए फॉर हाउ मेनी इयर्स मस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो कितने साल के लिए मेंटेन करना जरूरी है उनके लिए, इट इज फॉर 5 years। रिमेंबर, ये हमने लेक्चर में भी बहुत बार याद किया था कि 5 साल तक जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मेंटेन करके रखना जरूरी है रिकॉर्ड। तो ऑप्शन क्या है, सी आपका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस। तो प्रेडिकेट ऑफेंस का मीनिंग आपको क्या समझाया था हमने, कि प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है, जिस क्राइम को करके आपने अपना इलिसिट फंड को अर्न किया है, वो क्राइम क्या है, मनी आपका प्रेडिकेट ऑफेंस है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 ऑफेंस होते हैं हमेशा, ये आ गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग और ये आपका आ गया प्रेडिकेट ऑफेंस। ये भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है और ये भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ठीक है। तो एक क्रिमिनल ऑफेंस को करने से पहले जो दूसरा करा गया, दैट इज योर प्रेडिकेट ऑफेंस, जो पहले आया, ठीक है। तो उन्होंने बोला व्हाट इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस, तो एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस दैट जनरेट प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड लीड्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्यों बोला, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें शेड्यूल दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने क्राइम्स को क्या किया, लिस्ट किया हुआ है। एंड इन क्राइम में
इन शेड्यूल्स में कुछ मतलब मेजर क्राइम्स तो आते हैं, बट इन्होंने अब इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड कर दिया है, फाइनेंशियल क्राइम को भी, जैसे कि इनकम टैक्स का अगर आप कर रहे हो तो भी मनी लॉन्ड्रिंग में शेड्यूल में वो इंक्लूड कर दिया है। अगर आप कंपनीज एक्ट की वायलेशन करते हो तो भी यहाँ पर आप आ जाते हो। अगर ब्लैक मनी एक्ट में आपने कुछ टैक्स इवेजन करके ब्लैक मनी आपने आपके पास पाई जाती है तो वो वाला भी केस क्या आ जाता है, प्रेडिकेट ऑफेंस में अब कवर हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए। तो सेक्शन 4 में हमने पढ़ा क्या कि मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या होती है। दो चीजें होती हैं पनिशमेंट में, सबसे पहले तो पेनल्टी या फाइन, और दूसरा होती है इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट क्या बोलते हैं वो, कि 3 से 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होती है, बट कुछ केसेस में 10 साल भी हो सकती है। और पेनल्टी क्या है आपकी, देर इज नो अपर लिमिट फॉर योर पेनल्टी, राइट। तो ऑप्शन क्या है, कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर एंड मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स। 1 ईयर वाला नहीं है। मोनेटरी फाइन विदाउट इम्प्रिजनमेंट नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग करोगे तो आपको जेल भी होगी। नो पनिशमेंट, ओनली कॉन्फिस्केशन, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 9. Which of the following amendment to PMLA remove the monetary threshold for investigating certain offences? हमने रीड किया कि पहले क्या होता था, पीएमएलए के अंदर 30 लाख की क्या लगाई हुई थी, एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई हुई थी कि इसके नीचे के केसेस को हम नहीं देखेंगे, राइट। बट फिर क्या हुआ, इन्होंने ये अमेंडमेंट को रिमूव कर दिया ताकि जो केसेस आ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के उसका स्कोप क्या हो सके, वाइड किया जा सके, राइट। तो ये इन्होंने किस अमेंडमेंट के अंदर इस चीज को रिमूव किया, तो इट वाज योर 2013 इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट, जिसके अंदर इन्होंने 30 लाख की मॉनेटरी लिमिट को रिमूव कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि हमारे सारे शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है अब कवर हो गए इसके अंदर, पीएमएलए के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 10, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए हमारा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज अ टेररिस्ट एक्ट। तो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी, राइट। तो इसका मीनिंग हमें बताइए, एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 50 लाख, any act intended to threaten India's security, unity, sovereignty using weapon, explosive और financial mean। तो ये हमारी क्या थी, टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन थी, राइट। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अंडर पीएमएलए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये क्वेश्चन अभी फिर से हमने अभी ऊपर देखा था कि कौन कौन से हमारे होते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, मेटल में अगर आप डील कर रहे हो ये सारे लोग होते हैं, राइट। अगर आप ब्रोकर भी हो तब भी आप इसमें क्या हो जाते हो, कवर हो जाते हो। तो इन लोगों में कौन कौन से नहीं आते, एजुकेशन वाले नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हाउ डज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल सपोर्ट एएमएल इन्फोर्समेंट। तो रूल्स क्या करते हैं, आपको प्रोसीजरल पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। वो आपको बताते हैं कि एक्ट की जो इंटेंशन है उसको आप किस तरह से प्रोसीजर्स में करोगे, क्या क्या चीजें आपको करनी होगी, क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है, वो सब कुछ कौन बताता है, रूल्स आपको बताते हैं, ठीक है। रूल्स क्या होता है, एक्ट का कभी भी कोई लॉ बनता है तो उसके कैसे पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा एक्ट, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं कि ये सारी चीजें लगाई जाएंगी। फिर उसके बाद उसमें क्या बनाते हैं, वो रूल्स बनाते हैं। रूल्स किस चीज के लिए आए थे, कि वो जो हमने आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई या जो भी हमने रूल्स लगाए उसको आपने प्रोसीजरल पार्ट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट फिर क्या क्या स्टेप्स ले रही है, कि आपको ये रिपोर्टिंग करनी होगी, गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट को बताना है, इतनी रिटर्न आपको फाइल करनी है, वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं, रूल्स के अंदर आ जाती हैं, राइट। तो नेक्स्ट इसमें अब ऑप्शन पूछा उन्होंने कि मनी लॉन्ड्रिंग की रूल्स क्या है, एएमएल को कैसे इन्फोर्स करने में मदद करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स में उन्होंने क्या करा था हमारे लिए, कि आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने आपको बताई थी, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट सेज कि बाय मैंडेटिंग रिपोर्टिंग एंटिटीज टू मेंटेन transaction records and file reports such as suspicious transaction report, right. Option B, by requiring
कस्टमर टू सबमिट टैक्स रिटर्न सबमिट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बैंक अकाउंट में, ना ही कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर एएमएल नहीं लगेगा। उन्होंने अगर कोई मॉनेटरी लिमिट थी उसको भी क्या कर दिया, अब रिमूव कर दिया है। देन बाय लिमिटिंग एएमएल रिक्वायरमेंट फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओनली, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग अ बेनिफिशियल ओनरशिप रिक्वायरमेंट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसको करने वाला कौन है और उससे बेनिफिट एक्चुअली में किस पर्सन को होने वाला है। तो ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ऑन कंट्रोल और बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट कि आप 10 लाख वाली लिमिट में हम देखना चाहते हैं। ऑप्शन डी, एफडीआई हम सिर्फ फॉरेन ही, हम सारी ट्रांजेक्शन में देखना चाहते हैं, राइट। और ना ही टू मॉनिटर पर्सनल इनकम टैक्स कंप्लायंस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 14, which of the following amendment to PMLA introduced enhanced due diligence for specified transaction। enhanced due diligence में हमने क्या बोला था कि आपको अगर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन दिखते हैं, हाई रिस्क कस्टमर दिखते हैं, तो आपको ड्यू डिलिजेंस जो है वो ज़्यादा करनी होगी। तो ये कौन सी अमेंडमेंट है, ये एकदम रीसेंट अमेंडमेंट है, इन 2019 ये अमेंडमेंट आएगी जिसमें आपको क्या करना है, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करनी है फॉर हाई रिस्क transactions. Okay. Question number 15, which of the following is not a criteria for determining suspicious transaction। तो जो suspicious transaction हम determine करते हैं उसको कैसे determine करते हैं, ओके। तो फर्स्ट, a transaction that appear to have no legitimate purpose। yes, अगर कोई ऐसी transaction है तो इसका मतलब ये suspicious है। then a transaction conducted in a manner that avoid reporting threshold, ये भी suspicious है कि आप एकदम reporting limits के आसपास खेल रहे हो, right। देन अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इंक्लूड होता है तब भी वहां पे हमारा थोड़ा सा रिस्क बन जाता है कि ये ट्रांजेक्शन जो है हो सकता है इसमें रिस्क हो, राइट, सस्पिशियस हो सकती है। देन अ ट्रांजेक्शन वेयर कस्टमर वॉलंटरली डिस्क्लोजेज देयर सोर्स ऑफ फंड, तो अगर एक जगह पे कस्टमर ने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया अपने फंड्स का सोर्स, तो क्या वो ट्रांजेक्शन सस्पिशियस हुई, आंसर इज नो। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है, दैट दिस इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग एएमएल कंप्लायंस इन इंडिया। तो इंडिया में एएमएल कंप्लायंस के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखो, पीएमएलए मैंडेट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ट्रू। FIU इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, तो FIU का रोल क्या है, रिपोर्टिंग के लिए उसको यूज करते हैं, उसका काम है एनालाइज करना एंड मदद करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, खुद इन्वेस्टिगेट करना उसका काम नहीं है, राइट। तो दिस इज नॉट करेक्ट। देन आरबीआई इश्यूज एएमएल और सीएफटी गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू बैंक, तो एएमएल की गाइडलाइंस जो बैंकिंग के ऊपर लगनी है वो आरबीआई इशू करता है, दैट इज करेक्ट। देन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस अंडर पीएमएलए आर नॉन बेलेबल, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में पाए जाते हो देन दिस ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, जैसे कि अगर आप वुमेन हो, ठीक है, या फिर लाइक इफ यू आर अ वुमेन, वो भी वुमेन भी सर्टेन केसेस में होता है, हमेशा नहीं कि अगर आप वुमेन हो तो आपको बेल मिल जाएगी, वहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन अगर आप 16 ईयर या से यंगर हो तो ऐसे कुछ केसेस में होती है बेल, बट इन ऑल अदर केसेस क्या है, आपके ऊपर ये ऑफेंस जो है बेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट है, 1, 3 एंड 4, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, जो कि क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर पीएमएलए। तो पीएमएलए में कौन कौन सी रिपोर्ट हमने फाइल करनी है, सबसे पहले सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर कोई होती है फाइल करेंगे, अगर कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन होती है तो उसके बारे में रिपोर्ट्स फाइल करेंगे, डिटेल बताएंगे। काउंटरफीट करेंसी मीन्स अगर कोई जाली करेंसी यूज कर रहा है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जीएसटी की रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आती है, जीएसटी एक्ट के अंदर आती है, ना कि पीएमएलए के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, दैट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर पीएमएलए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि क्या बोलता है,
Which of the following authorities has the power to attach and confiscate property involved in money laundering? हमने पढ़ा कि पीएमएलए के अंदर आपको राइट है कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिस्केट भी कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हो, बट कौन सी अथॉरिटी कर सकती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीएमएलए एक्ट के अंदर एक प्रॉपर उनका अलग से जो है इन्फोर्समेंट का सिस्टम चलता है, जहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो ये सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक अथॉरिटी है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस पर्सन का राइट होता है टू कॉन्फिस्केट एंड अटैच द प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन इंस्पेक्ट करने जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस और उसको लगता है कि यहाँ पे कंपलसरी है इस प्रॉपर्टी को अटैच करना, कॉन्फिस्केट करना, तो वो इंस्पेक्टर जो होता है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो होता है, फिर वो क्या करता है, अपने सुपीरियर यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से क्या करता है, परमिशन मांगता है कि यहाँ पे मुझे ज़रूरी है, आप मुझे अलाउ करो इस प्रॉपर्टी को क्या करना, अटैच करना। देन अगर ये पर्सन अप्रूव करता है, ओनली देन यू कैन व्हाट, यू कैन कॉन्फिस्केट और अटैच द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अथॉरिटी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग लॉज सपोर्ट एएमएल मेजर्स इन इंडिया? तो एएमएल के मेजर्स को कौन कौन सपोर्ट करता है? फेमा सपोर्ट करता है। यस, फेमा किसके लिए सपोर्ट करता है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। बेनामी ट्रांजैक्शन, यस, कि आप किसी और के नाम के ऊपर दिखा के खुद कोई और पर्सन बेनिफिट ले रहा है। ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज इनकम का एक्ट, वो भी करता है कि आप क्या कर रहे हो, इंडिया से पैसा बाहर भेज रहे हो टैक्स चोरी करके, वो भी एएमएल को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट ऑल ऑफ दीज एक्ट सपोर्ट एएमएल मेजर्स इन इंडिया। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री? सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री का पर्पस क्या है कि एक जगह पर हमारा जो है डिजिटली सारा डेटा रिकॉर्ड हो गया। अब अगर किसी और बैंक को चेक करना है कि ये कस्टमर जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या ये सही है या नहीं, वो क्या कर सकते हैं कि उसका डेटा दूसरे कौन किसी बैंक ने अगर पहले कभी लिया तो सेंट्रल केवाईसी में होना चाहिए, तो वो वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करी जा रही है या नहीं। राइट, तो ऑप्शन ए, टू स्टोर डिजिटल केवाईसी रिकॉर्ड एंड असाइन ए यूनिक केवाईसी आइडेंटिफायर टू कस्टमर्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं करते, ना ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, ना ही कैश विड्रॉल को ट्रेस करने के लिए करते हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 6 के क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म। और आपको अगर ऐसे ही सारे कोर्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप ये कोर्स को ज़रूर परचेज कीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज हमने सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया एंड आपने देखा होगा कि हम वीडियो में भी टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप कोर्सेज को परचेज कीजिए एंड आई विल सी यू देयर एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।